भारतीय लोक कलाओं की बात हो तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, मधुबनी और वर्ली। इस विजुअल एक्सप्लेनर में हम भारत की इन दो सबसे प्रतिष्ठित और मशहूर कला शैलियों की गहराई से तुलना करने वाले हैं। अक्सर हम इन खूबसूरत पेंटिंग्स को देखते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी और कैसे अलग हैं। अब एक सवाल उठता है कि दुनिया भर में सराही जाने वाली इन दोनों लोक कलाओं के बीच आखिर अंतर कैसे किया जाए। वैसे तो दोनों ही अपनी जगह कमाल की हैं, लेकिन अगर इनकी बनावट और विजुअल एनाटॉमी को जरा करीब से देखा जाए तो कला और दर्शन की दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं सामने आती हैं। तो चलिए एक तरह से इस आर्ट गैलरी टूर की शुरुआत करते हैं। इसमें हम एक एक करके इनकी विरासत, रंगों के इस्तेमाल, ज्योमेट्री, तकनीक, इनके पीछे के दर्शन और आज के दौर में इनकी अहमियत पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी विरासत यानी हेरिटेज की। देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कौन से समुदाय इनसे जुड़े हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमियों से आती हैं। मधुबनी की जड़ें बिहार के मिथिला क्षेत्र की महिलाओं से जुड़ी हैं। इसका इतिहास त्रेता युग यानी सीधा रामायण काल से माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्ली महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की कला है, जो करीब 2500 से 3000 साल पुरानी है। दोनों का इतिहास वाकई हैरान करने वाला है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, रंगों की दुनिया, जहां एक तरफ बहुत ही जीवंत और खिले हुए रंग हैं, तो दूसरी तरफ बिल्कुल सादे और मिट्टी से जुड़े रंग। पहली नज़र में जो सबसे बड़ा अंतर दिखता है वो है इनका कलर पैलेट। मधुबनी पेंटिंग को देखते ही एक अलग तरह का जश्न महसूस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चमकीले और वाइब्रेंट रंगों का इस्तेमाल होता है। इसके बिल्कुल उलट वर्ली कला में एक कमाल का डुअल टोन मिनिमलिज्म देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ एक मिट्टी जैसी बैकग्राउंड होती है और उस पर सफ़ेद रंग से आकृतियां उकेरी जाती हैं। बिल्कुल सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल। और दिलचस्प बात तो ये है कि पारंपरिक तौर पर ये सारे रंग बिल्कुल प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते थे। मधुबनी के कलाकारों ने पीले रंग के लिए हल्दी, नीले के लिए इंडिगो, लाल के लिए कुसुम का फूल और काले रंग के लिए कोयले का इस्तेमाल किया। जबकि वर्ली में सिर्फ एक गेरू यानी लाल भूरी मिट्टी का बेस तैयार किया जाता था और उसके ऊपर सफेद चावल के पेस्ट से पेंटिंग होती थी। बस यही इनकी खासियत है। रंगों के बाद अब बात करते हैं शेप्स और ज्योमेट्री की। इसमें भी हमें एक तरफ बहुत ज्यादा जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी और दूसरी तरफ एकदम सरलता। मधुबनी कला में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, जिसे हॉरर वैक्यूम कहते हैं। इसका मतलब है खाली जगह का डर। अगर हम एक मधुबनी पेंटिंग को ध्यान से देखें तो कैनवस का हर एक कोना, हर एक इंच फूल, पत्तियों और पैटर्न से इतनी बारीकी से भरा होता है कि कहीं सुई रखने की भी जगह नहीं बचती। लेकिन वर्ली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मधुबनी में जहां आकृतियां बहुत ही डिटेल में होती हैं और जो अपनी बड़ी बड़ी मछली जैसी आंखों के लिए मशहूर हैं, वहीं वर्ली कला खाली जगह का पूरा सम्मान करती है। इसमें इंसान के शरीर को दिखाने का तरीका इतना सिंपल है कि यकीन करना मुश्किल होता है। बस धड़ के लिए 2 त्रिभुज यानी ट्रायंगल लिए और सिर के लिए एक गोल घेरा लगा दिया। बस इतनी सी ज्योमेट्री से ये पूरी कहानी कह देते हैं। अब नंबर आता है टूल्स और तकनीक का। आखिर ये सब बनाया कैसे जाता था? इन दोनों ही कलाओं में संसाधनों का जो इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही क्रिएटिव है। मधुबनी के कलाकार अपनी पेंटिंग्स की बारीक डिटेल्स के लिए बांस की खपच्चियों, माचिस की तीलियों और यहाँ तक के अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे। और वर्ली कला की तकनीक तो और भी अनोखी है। वहाँ के लोग सफ़ेद चावल के पेस्ट को लगाने के लिए बांस की छोटी छोटी छड़ियों को चबाकर उन्हें एक नेचुरल ब्रश का रूप दे देते थे। मतलब कला के लिए जो मिला उसी से जादू कर दिया। चलिए अब इनके पीछे की फिलॉसफी यानी दर्शन को समझते हैं। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, एक में देवत्व बसता है तो दूसरे में प्रकृति। ये जो दोनों का अलग अलग विजुअल स्टाइल है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सांस्कृतिक विचार है। ऐसा कहा जाता है कि मधुबनी कला देवत्व और आध्यात्मिकता को दर्शाती है, जबकि वर्ली कला सीधे तौर पर प्रकृति और समुदाय का उत्सव है। मधुबनी के चमकीले रंग हमें हिंदू माइथोलॉजी के उत्सवों की याद दिलाते हैं, वहीं वर्ली की सादगी आदिवासी समुदाय के रोजमर्रा के जीवन और प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को सेलिब्रेट करती है। ये फिलॉसफी इनके सब्जेक्ट्स में भी साफ नजर आती है।
मधुबनी पेंटिंग्स में ज्यादातर देवी देवताओं जैसे राम, कृष्ण, दुर्गा या फिर कमल के फूल और प्रजनन से जुड़े कोहबर जैसे विषय देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ वर्ली कला पूरी तरह से आम जीवन पर फोकस करती है, जैसे खेती करना, शिकार करना, उनका मशहूर तरपा डांस और विवाह की देवी पालघाट माता। अब तक हमने इनका इतिहास समझा, लेकिन आधुनिक युग में इनकी क्या स्थिति है? कैसे इन्हें आज भी संजोकर रखा गया है? आज ये दोनों ही कलाएं मिट्टी की दीवारों से निकलकर दुनिया भर में मशहूर हो चुकी हैं और कागज से लेकर टेक्सटाइल्स तक हर जगह मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ ही नकली और सिंथेटिक प्रतिकृतियों का खतरा भी बढ़ा। इसीलिए मूल कलाकारों को व्यावसायिक शोषण से बचाने के लिए साल 2007 में मधुबनी पेंटिंग को जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया। इसके कुछ ही साल बाद 2011 में वर्ली कला को भी अपना जीआई टैग मिल गया। इस अहम कदम ने दुनिया भर में वर्ली की आदिवासी जड़ों और उसकी असल पहचान को मजबूती से स्थापित कर दिया। अगर इनकी टाइमलाइन को देखें तो ये वाकई कमाल है कि हजारों साल पुरानी ये कलाएं 20वीं सदी में जाकर ग्लोबल बनी। 1934 में आए एक भयानक भूकंप के बाद W.G. आर्चर ने मधुबनी को दुनिया के सामने पेश किया। वहीं 1970s के दशक में जिव्या सोमामाशे जैसे दिग्गज कलाकार ने पहली बार वर्ली को मिट्टी की दीवारों से निकालकर कागज और कैनवस पर उकेरा। इन सब के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस कमर्शियल और बाजारवाद के दौर में कोई पारंपरिक कला अपनी उस असली आत्मा, उस दार्शनिक गहराई को कैसे बचाए रख सकती है? जैसे जैसे भारतीय विरासत की ये खूबसूरत कलाएं मॉडर्न फैशन और ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा बन रही हैं, हमें सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार कैसे महफूज रखा जाए। क्या हम इन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट बनने से रोक पाएंगे?